उनको लगता था कि उनकी सभ्यता और उनका ही कल्चर सबसे अच्छा है, इसलिए जानबूझकर उनको थोड़ा बहुत तो भनक लगी होगी कि ये सभ्यता, ये जो जानकारी है ये तो कई हजारों साल पुरानी है। हमारे तरफ तो उस समय लोग जंगलों में रहते होंगे, इनके तो नगर बसे हुए थे, मतलब हमसे भी कई ज्यादा विकसित सभ्यता रही होगी, और इसीलिए जानबूझकर उन्होंने उसके बारे में ज्यादा खोज नहीं की होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो आप जरूर बताइएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतने तो वो साधे लोग नहीं थे, अंग्रेजी लोग, बदमाश लोग थे, उन्हें पता चल गया होगा कि इस सभ्यता के बारे में हल्का पुल्का ही सही कि भाई ये जो चीजें खोजी गई है तो बहुत पुरानी है। पक्की ईंटें, हमारे देश में तो पक्की ईंटें अभी यूज करने लगे हैं, ये तो 4000 5000 साल पहले पक्की ईंटें यूज करते थे, और शायद इसलिए इस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर 1921 में दयाराम साहनी ने इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किए। इनकी अध्यक्षता में हड़प्पा का पूरी तरह से उत्खनन प्रारंभ हुआ और एक तरीके से एक नई सभ्यता के परते खुलती चली गई। आइए जरा खोज के इतिहास को जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहां से कुछ ईंटें प्राप्त की, किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ और न ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। इस समय ब्रंटन बंधुओं जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त की गई, किंतु पुनः इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। 1921 में भारतीय पुरातत्विक और सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में, भारतीय पुरातत्विक और सर्वेक्षण विभाग, इस विभाग के उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल उस समय अध्यक्ष थे, और उन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता के लिए रिसर्च का काम सौंपा दयाराम साहनी को। जी हां, दयाराम साहनी, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज का। अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई और इसीलिए दयाराम साहनी को ही अंतिम रूप से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी को पहली बार दुनिया के सामने रखने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो 1826 में वैसे तो पहली बार जानकारी मिली, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 1853 और 56 तक भी बहुत सारी जानकारियां मिली, लेकिन काम नहीं हुआ। 1921 में जब पहली बार दयाराम साहनी जी के निर्देशन में भारत के पुरातत्विक और सर्वेक्षण विभाग ने काम शुरू किया, तब माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा नामक जगह की खोज हुई। यह सिंधु घाटी सभ्यता ही है, पर इसका नाम हड़प्पा इसलिए क्योंकि पहला स्थान हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसे कई बार हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल और प्रारूप स्थल है। हड़प्पा की खोज के बाद से वर्तमान तक लगभग 1500 स्थान खोज लिए गए। 1500 स्थान, 500 स्थान भारत में, 1000 स्थान अगर हम देखेंगे तो लगभग 500 स्थान पाकिस्तान में, 1000 स्थान भारत में, 1000 स्थान भारत में, और 2 स्थान अफगानिस्तान में भी खोजे गए हैं। आते हैं जरा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण क्यों हमने, ये जो लोग रहते थे ना, ध्यान से सुनना, अचरज की बात, ये हमने नाम दिया है। हमने मतलब आधुनिक मनुष्य ने नाम दिया है। उस दौर में जो लोग रहते थे उन्हें तक नहीं पता था कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। हाँ, लेकिन मतलब मेरा, जब मैंने इसको पूरा पढ़ा और मेरी टीम के जो गुरप्रीत मान ने जब इसको तैयार किया, तो मुझे इतना खूबसूरत लगा कि ऐसा लगा कि आज अगर टाइम मशीन होती तो सच में मन होता है कि हड़प्पा को देखे, मोहनजोदड़ो को देखे कि रियलिटी में चीजें क्या थी। आइए जरा लाल लालियो, अद्भुत है नामकरण। इसके कई नाम हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सर इतने नाम क्यों रखे?
ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचारों के आधार पर, अलग अलग चीजों के आधार पर, मैं इसके सभी नामों का वर्णन यही कर देता हूं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर स्थान जब शुरुआत में मिले तो सिंधु घाटी के किनारे पर ही मिले, और इसीलिए हमने कहा कि भाई ये इस नदी के आसपास विकसित होने वाली सभ्यताएं थी, क्योंकि हमें इसके पहले कई सभ्यताओं के बारे में, खास करके विश्व में इसके समकालीन सभ्यताएं जो मिस्र की सभ्यता है, मोसेपोटामिया की सभ्यता है, ये जो सभ्यताएं ये भी नदी किनारे विकसित हुई, तो हमने भी नदी किनारे के आधार पर नाम रख दिया। सरस्वती सभ्यता सिंधु घाटी और गंगा नदी के बीच में एक और नदी सरस्वती नदी, जिसे घग्गर भी कहा जाता था, सरस्वती नदी बहती थी। आज उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। बाद में जब अधिकतर प्लेस खोजे गए तो वो इसके ज्यादा आसपास मिले, सरस्वती नदी के आसपास ज्यादा मिले, और इसी कारण से इसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सिंधु घाटी कम सरस्वती सभ्यता थी, जिस सरस्वती नदी के बारे में हमारे वैदिक काल में कई सारे वर्णन मिलते हैं। ये उसी सरस्वती नदी के आसपास की सभ्यता थी। माना जाता है कि सरस्वती नदी का रास्ता बदला होगा, सरस्वती नदी विलुप्त हुई होगी, और उसके कारण जलवायु जो भी बदलाव वहां आए होंगे, लोग वहां से पलायन कर गए होंगे, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई होगी। प्रथम नगरीय क्रांति, क्योंकि इसमें पक्की ईंटों का निर्माण, भाई पक्की ईंटें तो अभी आज के दौर में लोग जानने लगे हैं। आज के दौर मतलब 100-200 साल पहले, पर 4000 साल पहले भी लोग पक्की ईंटें उपयोग करते थे। इनका एक बेहतरीन जल निकास तंत्र, इनकी बेहतरीन सड़कें ये स्पष्ट करती है कि ये कोई भी बेतरतीब बिखरे हुए रहने की जगह नहीं है, सोची समझी विकसित प्रणाली है, इसलिए यह नगरीय व्यवस्था को दर्शाती है। और कांस्य युगीन, तांबा और टीन से मिलकर बनता है कांस्य, तांबा और टीन से मिलकर बनता है कांस्य, तो ये कांस्य धातु की बहुत सारी चीजें यहां पर मिली हैं, इसलिए कांस्य युगीन। तांबे का बहुत उपयोग करते थे ये लोग, लोहा जानते तक नहीं थे, तांबे का उपयोग करते थे, और इसीलिए यह कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है, क्योंकि तांबे और कांस्य की बहुत सारी सामग्री यहां से मिली है। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं लाल लालियों। हड़प्पा, पाकिस्तान इस सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला पहला स्थल है हड़प्पा, वो वर्तमान में आज पाकिस्तान में है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान में मिलता है। हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज और उत्खनन किया गया तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में प्राप्त हुए, और इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा 1921 की जब उत्खनन के काम शुरू हुए और उसके बाद देखा गया कि अधिकतर जगह जो भी हमें मिल रही है वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही मिलती है, और इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु तथा गंगा नदी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में हुई। अब सोचिए 1500 जगहों में से 1100 जगह इस नदी के किनारे मिली है, तो रियल में आप इसे क्या कहेंगे? सिंधु घाटी तो शुरुआती ज्ञान था, पर बाद में पता चला कि यहां तो रियल में सरस्वती नदी बहती थी। तो प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। अतः इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता के उपनाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो सरस्वती, जिसे कई बार घग्गर, हाकरा के नाम से भी कुछ अवशेष भी आज भी इसके मिलते हैं, आप देख सकते हैं कि ये गंगा है, आप देख सकते हैं कि यह सिंधु है, और इनके ठीक बीच में ये जो स्थान है जिसे मैं रेड पेन से दर्शा रहा हूं, ये सरस्वती नदी, और मैक्सिमम जगह सरस्वती के इर्द गिर्द है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वास्तविक रूप में सिंधु घाटी नहीं, सरस्वती घाटी सभ्यता होनी चाहिए थी। प्रथम नगरीय क्रांति अपने समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर मिले, पक्की सड़कों का निर्माण मिला, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली मिली,
सुनियोजित नगर व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं और इस प्रकार नगरीय विशेषताओं को धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टीन मिलाकर बने कांसे के उपकरण की बड़े पैमाने पर खोज हुई है। तांबे में टीन मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है। इससे स्पष्ट होता है कि सभ्यता में भारत में पहली बार कांसे के प्रयोग का प्रचलन प्रारंभ हुआ और इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहां एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा लाल लालियो, यहां एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। कलयुग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कल का मतलब होता है लोहा। आप लोगों ने अगर बचपन में वायु